हर जुर्म को करने के लिए अक्सर जो क्रिमिनल होते हैं, जो साजिश रचते हैं, वही सोचते हैं कि ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाएं कि जिसके बाद कानून के हाथ उन तक ना पहुंचे। बड़ी बड़ी अजीब अजीब साजिशें रची जाती हैं क्राइम करने के लिए, पर मकसद और मंशा एक ही होती है कि बस पुलिस और कानून को धोखा देना और खुद को बचाना है। और इसके लिए एक से एक तरीके लोग अपनाते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो शायद किसी क्राइम की अब तक की सबसे कमजोर स्क्रिप्ट की कहानी है, जिसमें पकड़ा जाना लगभग तय था। बस एक जरा सी होशियारी चाहिए थी पुलिस की। ये कहानी पटना के करीब फुलवारी शरीफ एक जगह है, वहां की कहानी है। कहानी है शहनाज और जफरुद्दीन की। शहनाज फुलवारी शरीफ में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, वहीं पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद बड़ी हुई। तो जब बड़ी हुई तो उसकी शादी, घर वालों ने कहा कि अब शादी करने का वक्त आ गया है। तो कुछ दूरी पर शायद लखीसराय इलाके में एक लड़का रहा करता था, जफरुद्दीन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसकी नौकरी लग गई सऊदी अरब में। लड़का वहां चला गया, रिश्ते की बात चली। लड़का ठीक ठाक सही कमाने वाला, माँ बाप को भी लगा कि चलो ये शहनाज के लिए अच्छा लड़का है। फिर दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चला, कुछ वक्त बीता। शहनाज और जफरुद्दीन को 2 बेटे हुए और जफरुद्दीन अपनी नौकरी सऊदी अरब में कर रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, फिर वो इंडिया लौटता है और सऊदी अरब में नौकरी छोड़ देता है। इंडिया आने के बाद वो नोएडा में एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देता है। अपनी बीवी शहनाज को अपने दोनों बेटों के साथ वो पटना से नोएडा बुला लेता है और यहीं वो रहने लगता है। करीब 2 साल हो गए थे उसको नोएडा में रहते हुए। 2 साल के बाद 5 महीने पहले मई के महीने में ईद थी, 3 मई को। तो जफरुद्दीन ने कहा कि चलो बहुत जमाना हो गया, इस बार घर पर चलकर ईद मनाते हैं। फुलवारी शरीफ में अपने ससुराल के घर के बराबर में उसने एक आलीशान घर बना लिया था सऊदी अरब में, जो पैसे कमाता था उसे बचा बचा कर। तो बड़ी खुशी खुशी ये लोग दिल्ली से फ्लाइट से पटना पहुंचे और 1 तारीख को, 3 मई को ईद थी, 1 मई को ये लोग पहुंचते हैं और फिर 2 मई की शाम को जफरुद्दीन अपने बेटों के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। फिर खरीदारी ईद की सब करने के बाद वो वापस घर लौटता है। रात को बीवी बच्चों के साथ खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह, बल्कि 1 मई को वो पहुंचा था, 1 मई को शॉपिंग की, 2 मई की सुबह, यानी जिस दिन चांद रात होती है, सुबह सुबह उसका बेटा उठा, नींद से जागा, बाहर निकला तो देखता क्या कि ड्राइंग रूम में खून से लथपथ उसके पापा की लाश पड़ी है। जफरुद्दीन की लाश घर के अंदर ड्राइंग रूम में पड़ी थी। पास में एक प्रेशर कुकर पड़ा था और प्रेशर कुकर खून से सना हुआ था और उसको देखकर पहली नजर में ये लग रहा था कि इसी प्रेशर कुकर से शायद जफरुद्दीन के सर पर वार किया गया और इसी से उसका कत्ल किया गया। बेटा चीखता है, शोर मचाता है, बीवी भी आती है। अब शहनाज और पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, पड़ोसी आ जाते हैं। थोड़ी देर में खबर फैल जाती है। अगले दिन ईद, उससे पहले घर में मातम पसर जाता है। इसके बाद पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब तफ्तीश शुरू करती है। पहले घर के लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, फिर बेटे से पूछताछ होती है। वो बताता है कि मैं नींद से जागा उठा तो मैंने देखा कि हाँ लाश पड़ी है पापा की। अब रो रो कर बुरा हाल शहनाज, उससे पुलिस पूछताछ करती है कि वो कुछ बताए क्या हुआ। तो बताती है कि शाम को शॉपिंग करने के लिए गए, ईद की खरीदारी करने, रात को आए, हम सबने साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद करीब 3 बजे मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। तो जब 3 बजे आवाज सुनाई दी, मेरी नींद टूट गई। मैं कमरे से बाहर आई तो अचानक 2 लोग मुझ पर झपट पड़े। शायद चोर थे, लुटेरे थे, और उन्होंने छीना झपटी की, मेरा चेन वेन छीन लिया और फिर अचानक पता नहीं उन्होंने मेरे नाक पे हाथ रखा, शायद उनके हाथ में कुछ था और मैं देखते ही देखते बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब पुलिस को लगा कि ये मामला लूटपाट का है, लेकिन घर से और भी कोई भी चीज गायब नहीं हुई सिवाय शहनाज के उस गले के चेन के अलावा। अब ये बात बड़ी अजीब लगी पुलिस को कि एक कत्ल हुआ, कातिलों ने इस तरीके से मारा, लेकिन बिना लूटपाट किए वो चले गए। इसका मतलब है कि कातिल शायद लूटपाट के इरादे से नहीं आया, बल्कि किसी दुश्मनी की वजह से आया। अब पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि जफरुद्दीन बेहद शरीफ इंसान, वैसे भी ज्यादातर बाहर रहा, यहाँ किसी को जानता नहीं, किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। और घर में पैसे भी थे, गहने भी थे, पर उन्होंने लूटपाट नहीं की। पुलिस को यहीं से खटका हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने घर की सारी एंट्री और एग्जिट देखना शुरू किया तो ये पाया कि इस घर के
जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही दरवाजा है, मेन सदर गेट, जहां से आप अंदर आ सकते हैं और जहां से आप बाहर जा सकते हैं। घर में दाखिल होने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, ना दूसरा दरवाजा है। अब जब एक ही दरवाजा, तो चोर या लुटेरे घर के अंदर कैसे दाखिल हुए, ये सवाल पुलिस के मन में। पुलिस ने घर के लोगों से पूछा, शहनाज से पूछा, तो उसने कहा कि हो सकता है शायद दरवाजा बंद करना भूल गई। अब यहां पे पुलिस को थोड़ा और खटका होता है कि आमतौर पर किसी भी घर में जब लोग सोते हैं और एक ही दरवाजा होता है तो घर के एक नहीं कई लोग चेक करते हैं, और यहां पे साफ था कि घर के अंदर फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है, मतलब कोई भी जो आया वो जबरन नहीं घुसा कि उसने दरवाजा टूटा है, ना कुंडी टूटी है। जो भी आया है फ्रेंडली एंट्री है, मतलब या तो घर का जानने वाला या घर के किसी शख्स ने उसको अंदर आने की इजाजत दी है, और उसी के बाद ये हुआ। अब पुलिस के रडार पर शहनाज है, लेकिन शहनाज और इन दोनों के पूछताछ हुई तो ऐसी कोई बात नहीं पता चल रही। फिर भी पुलिस ने शहनाज से कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका मोबाइल चाहिए। बिना झिझक के शहनाज ने फौरन एक आईफोन जो उसके हस्बैंड ने, उसके शौहर ने कुछ वक्त पहले ही उसे दिया था, पुलिस को दे दिया कि ये मेरा फोन है। पुलिस आईफोन को लेकर जाकर उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालती है, लेकिन उस मोबाइल से कोई सुराग नहीं मिलता, ऐसा एक भी नंबर जो शक के घेरे में हो। अब पुलिस की जांच हो रही है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं, कत्ल की वजह या मकसद का भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस परेशान। इसी दौरान में अब वहां के जो आईओ थे उनको कहीं ना कहीं घूम फिर कर शक यही था कि इस कत्ल के पीछे घर का ही कोई मेंबर है। अब दोनों बच्चे जो थे वो इतने बड़े नहीं कि बाप का कत्ल कर सके, हालांकि जुर्म किसी भी उम्र में आजकल लोग कर देते हैं, लेकिन पुलिस के शक के घेरे में सबसे ज्यादा शहनाज थी। अब पुलिस ने शहनाज को टटोलना शुरू किया, फिर चुपचाप खामोशी से अड़ोस पड़ोसियों से बातचीत करनी शुरू की, रिश्तेदारों से पूछताछ करनी शुरू की। फिर जफरुद्दीन की कुंडली खंगाली, उसके बारे में जानना शुरू किया, शादी से लेकर अब तक कि पहले सऊदी अरब, फिर वो इंडिया क्यों आया, नोएडा में क्यों रहता था। और ये भी पुलिस को पता चला पूछताछ के दौरान कि 2 साल के बाद पहली बार वो इस शहनाज के घर के करीब ईद मनाने के लिए आया था। तो ऐसा क्यों? जब ये सारी चीजें होने लगी, अब तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, तो धीरे धीरे लोग खुलने शुरू हुए और धीरे धीरे लोगों ने कहानियां सुनानी शुरू की। उसमें से एक कहानी जो पुलिस को कई सोर्सेस से पता चली वो पुख्ता थी। कहानी थी शहनाज के बचपन की और शहनाज के दोस्त की। कहानी ये थी कि शहनाज जब स्कूल में 5th क्लास में थी तब उसकी उम्र 13-14 साल थी। स्कूल में ही उसे एक लड़के से दोस्ती हो गई और उसका नाम था कमाल। कमाल से दोस्ती हुई, दोनों स्कूल में एक साथ वक्त बिताने लगे। फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में चर्चा की बात होने लगी। दोनों हमेशा क्लास में साथ, क्लास के बाहर साथ, और उस वक्त एकदम फिल्मी स्टाइल में हाथ डालकर घूमना। अब ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, स्कूल में भी। धीरे धीरे ये बात स्कूल के टीचर से होते हुए प्रिंसिपल तक पहुंची। पता चला कि स्कूल में एक लड़का और एक लड़की हैं जो दोनों इस तरीके से खुलेआम एक दूसरे से प्यार करते हैं और घूमते हैं, और इससे बाकी बच्चों पे फर्क पड़ रहा, असर पड़ रहा है। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने दोनों के माँ बाप को बुलाया और कहा कि आपके बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं, इससे बाकी बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, ये पढ़ने लिखने की उम्र है, इश्क करने की नहीं। और कुछ वार्निंग दी, उसके बाद भी नहीं सुधरे, तो फिर इन दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। अब शहनाज भी स्कूल से बाहर और कमाल भी स्कूल से बाहर। शहनाज ने किसी और स्कूल में पढ़ाई शुरू की, उधर कमाल ने थोड़ी पढ़ाई की। फिर उसने कहा कि चलो कुछ और काम करते हैं ताकि इतने पैसे हो जाएं कि शहनाज से शादी कर सके। तो काम धंधे में लग गया। दोनों स्कूल से बाहर, ये बातें पड़ोसियों सबको पता चली। अब घर वालों को भी पता चला कि कमाल और शहनाज का रिश्ता है, लेकिन दोनों के बीच में दौलत की दीवार थी। शहनाज थोड़ी ठीक ठाक घराने से थी, कमाल थोड़ा गरीब घराने से था। शादी के लिए वो तैयार नहीं था, लड़का कुछ करता भी नहीं था। तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को इस तरह किसी बेरोजगार के हवाले करे। तो वक्त बीतने लगा, घर वालों को इधर फिक्र होने लगी कि शहनाज की ये चर्चे कहीं उसकी शादी में रुकावट न बन जाए। अब उन्होंने शहनाज के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। अब आस पड़ोस में तो कोई मिला नहीं, क्योंकि हर एक को कहानी पता चल चुकी थी स्कूल की। तो फिर वहां से दूर एक लड़का किसी रिश्तेदारों के जरिए पता चला, जफरुद्दीन की एंट्री हुई कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सऊदी अरब में काम करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, लड़का रिहाज शरीफ है। तो बातचीत जब चली, जफरुद्दीन और उसके घर वाले आए, शहनाज को देखा, तो उन्होंने फौरन ये रिश्ता मंजूर कर लिया। शहनाज दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब इसके बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जितनी छुट्टियां थी, जफरुद्दीन यहाँ फिर वापस चला गया। उसके जाने के बाद फिर शहनाज आजाद हो गई। जो कमाल था, उसका बचपन का प्यार, वो उसके साथ फिर घुलने मिलने लगी।
धीरे धीरे वक्त बीता। अब यहाँ टोकने वाला कोई है नहीं। जफरुद्दीन साल में 11 महीने सऊदी अरब में रहता, सिर्फ 1 महीने की छुट्टी पर इंडिया आता था, तो उसे कुछ पता भी नहीं चलता। इस दौरान में एक एक करके 2 बेटे हुए उसके। अब बेटे हो रहे थे, परवरिश भी थी, वो सऊदी अरब में था, ले जा नहीं सकता था, तो उसने ये क्या कि अपने ससुराल के बराबर में ही एक जमीन खरीदी और एक शानदार मकान बनाया, ताकि उसकी बीवी और दोनों बेटे वहां रह सके, और जरूरत अगर हो कभी कोई मजबूरी या किसी चीज की तो ससुराल बराबर में लोग मदद कर देंगे। ये सोचकर उसने घर खरीदा, घर बनाया। अब घर बनने के बाद शहनाज अपने दोनों बच्चों के साथ वहां शिफ्ट हो गई। इसके बाद उसे और आजादी मिल गई। अब वो अपने माँ बाप से अलग अपने ही घर में थी। तब कमाल का बेरोक टोक आना जाना शुरू हो गया। पहले से अब ज्यादा दोनों के अंदर प्यार पनपने लगा, और हमेशा कमाल उसे शहनाज गिल कहकर पुकारा करता था। वो कहता था तुम शहनाज गिल लगती हो, और अपने आप को वो सिद्धार्थ कहता था, क्योंकि बिग बॉस में आपने देखा होगा इन दोनों की जो दोस्ती वो काफी चर्चा में रही थी। हालांकि बेहद कम वक्त में, कम उम्र में सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ा अफसोस हुआ था वो खबर भी सुनकर। तो यहाँ कमाल अपने आप को सिद्धार्थ मानता और उसको शहनाज गिल, और अब दोनों चूंकि कोई रुकावट थी नहीं, बेखौफ मिल रहे थे और भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। कमाल ने शादी नहीं की थी। उसने कसम खाई थी कि वो शादी करेगा तो सिर्फ शहनाज से करेगा, किसी और लड़की से नहीं करेगा। इधर शहनाज की शादी जबरन घर वालों ने कर दी थी और उसने की। अब इधर वक्त बीत रहा है, बेटे थोड़े बड़े हो रहे, तो कई बार कमाल घर में आता। यहां तक कि जो कमाल घर में आता तो उसने अपने बच्चों को भी, छोटा बेटा तो इतनी समझ नहीं थी, वो तो कमाल को अब्बू ही कहकर बुलाता था, और बड़े बेटे से भी वो अब्बू कहकर उसको मिलवाती थी, जबकि उसका असली बाप बेचारा सऊदी अरब में बैठा है। तो ये चीजें चलती रही, और एक बार ऐसा हुआ कि शहनाज कुछ बात कर रही थी, कई बार तो कमाल आता भी था। अब बड़ा बेटा थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगा था, उसको अच्छी चीजें बुरी चीजों का फर्क का एहसास होने लगा था, रिश्तों की उसे कुछ अब जानकारी होने लगी थी। उसे लगा कि कमाल और उसकी मम्मी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो कुछ बातें जो उसने सुनी, 1-2 बार उसने फिर अपने पापा को ये बात बता दी फोन पे कि मम्मा ऐसे ऐसे और एक आते हैं नाम वाम। अब ये सुनकर पहली बार जफरुद्दीन को इन चीजों का पता चला, वो परेशान हो उठा। इसके बाद पहले फोन पे झगड़ा हुआ, फिर वो अब उसका काम में भी मन नहीं लग रहा है। वो सऊदी अरब से वापस आया छुट्टी लेकर। उसने शहनाज को समझाया कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक पूरी जिंदगी है। लेकिन शहनाज पर इश्क का बुखार इस कदर हावी था कि उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आई। उल्टा अब उसे अपना ही शौहर दुश्मन नजर आने लगा। तो उनकी इन चीजों का फर्क पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो समझा कर चला गया। उसे लगा कि चलो शायद बदल जाए, लेकिन पता चला कि शहनाज नहीं बदली है। अब जफरुद्दीन को फिक्र होने लगी। उसने सऊदी अरब में अपनी बीवी के लिए नौकरी छोड़ी। उसने कहा जब घर परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर नौकरी क्या करें। वापस इंडिया आया। इंडिया आने के बाद उसने यहाँ नोएडा में एक कंपनी ज्वाइन किया, और शहनाज और अपने दोनों बेटों को फुलवारी शरीफ से वापस नोएडा ले आया। नोएडा आने के बाद अब उसने शहनाज की पटना जाने पर रोक लगा दी। 2 साल तक शहनाज यहीं रही। इन 2 सालों में अब जफरुद्दीन को धीरे धीरे एहसास हो गया कि शायद अब वो कमाल को भूल चुकी है, और अब इन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। प्यार का शायद बुखार जो है उतर चुका है। 2 साल में ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी जिससे जफरुद्दीन को कोई शक हो, तो वो खुश था। और इसलिए जब उसे यकीन हो गया कि अब शहनाज बदल गई है, कमाल को भूल गई है, तो उसने पहली बार मई में ईद अपने उसी फुलवारी शरीफ के घर में मनाने का फैसला किया, अपने ससुराल वालों के साथ, और बच्चों को भी ले जाना चाहता था। उसने शहनाज को ये बात बताई कि हम लोग 1 मई को पटना जाएंगे और ईद वहीं मनाएंगे। ये बात सुनकर शहनाज खुश हो गई। जो चीज तब तक जफरुद्दीन को पता नहीं थी वो ये कि जफरुद्दीन ने शहनाज अपनी बीवी को एक आईफोन मोबाइल गिफ्ट किया था, और उसे पता था उसकी बीवी का वो डिजिटल चेक भी करता था, तो मोबाइल में भी उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसके ऊपर शक होता। लेकिन उसे एक जानकारी नहीं थी, और वो ये कि शहनाज एक दूसरा मोबाइल भी इस्तेमाल करती थी अपने शौहर से छुपाकर, और वो सिम किसी और के नाम पर था। वो सिम भी कमाल ने दिया था उसे। तो जब वो अकेले में होती, तन्हाई में होती, उससे मोबाइल पे बात करती, मैसेज करती, और बहुत ख्याल रखती कि इस फोन के बारे में किसी को जानकारी ना हो। जफरुद्दीन को इस दूसरे फोन की खबर नहीं थी। 2 साल के वक्त में उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तो जब उसने बताया, शहनाज खुश हो गई। उसे लगा कि अब इस कैद से आजादी मिली। उसने उसी वक्त मौका देखते ही, जब घर में कोई नहीं था, कमाल को फोन किया और कहा कि हम ईद मनाने के लिए पटना आ रहे हैं, और इस बार इस ईद के मौके का फायदा उठाना है। जफरुद्दीन को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देना है, ताकि फिर हम दोनों एक हो जाएं, हम शादी करें, हम साथ रहें, और ये जो रुकावट है ये खत्म हो जाए।
कमाल भी इस इंतजार में बैठा था। उसने कहा ठीक है। सारी टिकट विकेट हो गई, सारे रूटीन मालूम था। उसने उसे सब कुछ बताया। अब ये लोग सुबह पटना पहुंचे फ्लाइट से। उसी शाम जफरुद्दीन निकल गया शॉपिंग करने के लिए अपने बेटों के साथ ईद की। शाम को जैसे ही वो निकला तो शहनाज ने कमाल को फोन किया और अपने घर बुला लिया और घर में चुपचाप से उसको एक कमरे में छुपा दिया देर शाम। अब इसके बाद जफरुद्दीन वापस आता बेटों के साथ, रात को ये खाना खाते हैं। अब यहां पे जो बीवी थी शहनाज, उसे ये था कि आज किसी भी तरह से जफरुद्दीन को उस रूम में नहीं सुलाना है जहां उसके दो बेटे सो रहे हैं, क्योंकि अगर रात को उनके ऊपर हमला होगा तो शायद बेटों को भी नजर पड़ जाए। तो अब उसे बाहर ड्राइंग रूम में सुलाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसने इसकी प्लानिंग कर रखी। रात को खाना खाने के दौरान जानबूझकर वो जफरुद्दीन से लड़ पड़ी और इतना लड़ाई की कि उसने कहा कि तुम इस कमरे में हमारे साथ आज नहीं सोगे। जफरुद्दीन भी गुस्से में था। उसने कहा ठीक है। वो जाकर ड्राइंग रूम में सो गया। उसे मालूम नहीं था कि ड्राइंग रूम में सुलाने के पीछे मकसद क्या है। अब वो सो चुका। रात के करीब 3 बजे शहनाज ने चुपचाप से उसी घर में छुपे कमाल को बाहर निकाला। किचन में एक प्रेशर कुकर पहले से तैयार था, क्योंकि चाकू खरीदने में और बाकी चीजों में रिस्क था। उन्हें लगा कि शायद कल को जिस दुकान से खरीद कर लाए वहां तक पुलिस पहुंच जाए। ऐसे उन्होंने बहुत सारी कहानियां सीरियल में देख रखे थे। तो वजनी था प्रेशर कुकर। वो प्रेशर कुकर लेकर आए दबे कदमों और उसके बाद सोए हुए जफरुद्दीन के सर पर पहला ही वार इतना जोर का किया, शायद कि पहला ही वार ने काम कर दिया। लेकिन इसके बाद लगातार सर पे वार किया जब तक कि उन्हें यकीन नहीं होगा कि वो मर गया। फिर प्रेशर कुकर वहीं रखा और चेन अपना शहनाज ने जो है गले का वो कमाल को ही दिया। कमाल उसी दरवाजे को खोला, बाहर निकल गया रात के अंधेरे में करीब 3:30 के आसपास, जब सब सो रहे थे। इसके बाद शहनाज ने दरवाजा बंद किया और कमरे में टहलती रही, सुबह होने का इंतजार करती रही कि जब सुबह हो और उसका बेटा जागे तो ये लाश और उसकी कहानी जमाने के सामने आए। और फिर उसके आगे सब कुछ वही हुआ। बेटे ने चिल्लाया, फिर पुलिस आई और शहनाज ने अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी कि 2 लोग आए, उन्होंने उसको मुंह सुंघाया, चेन छीना और मारकर उसके पति को भाग गए। तो ये पूरी कहानी थी। तो जब पुलिस को शक हुआ कि एंट्री फोर्सफुल नहीं है, कोई जानने वाला ही अंदर आया। दूसरा, कातिल की दुश्मनी है, लूटपाट का मकसद नहीं था, क्योंकि चेन के अलावा कुछ ले नहीं गया, जबकि घर में कैश भी था, जेवर भी था। इन सारी चीजों के बाद पुलिस का शक इसीलिए शहनाज पर गया क्योंकि उसकी पूरी साजिश की जो स्क्रिप्ट थी वो बेहद कमजोर थी। उसने गलती ये की कि घर की एंट्री के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ चेन अपना फेंका या दिया, बाकी चीजें वो नहीं ले गया। तो मोटिव और कत्ल करने का तरीका और उसके बाद की पूरी कहानी, इस क्राइम की स्टोरी की सबसे ये कमजोर कड़ी थी। जो वहां के आईओ थे जिन्होंने इस केस की जांच की, ये उन्होंने भी कहा कि इसमें कत्ल तो क्या, प्लानिंग की, सब कुछ की, लेकिन जो कहानी बनाई उलझाने के लिए पुलिस को, वो कहानी बेहद कमजोर थी। और इसी कमजोर कहानी ने बहुत जल्द कम वक्त में कातिल का चेहरा बेनकाब कर दिया। अब शहनाज और कमाल दोनों जेल में हैं और बेचारे उनके दोनों बेटे, उनका जिनका कोई कसूर नहीं है, बाप का साया सा उड़ गया और मां शायद अब जेल में पता नहीं कब तक रहे। तो न मां न बाप, अब उन्हें ऐसी ही जिंदगी जीनी है, चाहे तो नाना नानी के घर या दादा दादी के घर, लेकिन न कसूर होते हुए भी एक जुर्म की वजह से एक साथ 2 बच्चे अगर ये कहें कि यतीम हो गए तो गलत नहीं होगा। तो ये थी कहानी एक कमजोर स्क्रिप्ट की।